जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव में। देखिए साइंस में हम लोग जो चैप्टर रीड कर रहे हैं ह्यूमन आई मानवनेत्र। हमने पिछली क्लास में मानवनेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था, इसके कौन कौन से पार्ट थे और किसका क्या काम था। अब इस क्लास में हम देखेंगे क्रिया विधि। ये आखिर काम कैसे करती हैं। अब तक आपने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा, वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिकअप हुए। अब इसके बाद जो छूट रहा है इंपॉर्टेंट, इस पे चल रहे हैं। देखिए नेत्र की क्रिया विधि बताए थे आपको, नेत्र की संरचना के बारे में। कुछ ऐसे संरचना होती है, इसके पार्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हो। क्रिया विधि में हमें ये देखना है, जब पलकें खुलती हैं, आंख की पलकें जब खुलती हैं तब प्रकाश जो है आंखों में प्रवेश करता है। आंख की पलकें जब खुलती है तो प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करेगा? ये पहला पार्ट, इसका क्या नाम था? पहले पार्ट का क्या नाम था? कॉर्निया। क्या नाम था इसका? कॉर्निया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आंखें ना हो तो किसी को हम लोग पहचान सकते हैं? अगर आंखें ना हो तो पहचान सकते हैं किसी को? कोई चीज पहचान लेंगे अगर आंखें ना हो? कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते ना। देखिए अगर आंखें ना हो तो अगर आपके घर में मम्मी बुला रही है, माता जी बुला रही है आपको, तो आप पहचान जाते हो मम्मी बुला रही कि पापा, तुरंत पहचान जाओगे मम्मी ही बुला रही। ये नहीं सोचोगे कहीं पापा तो नहीं बुला रहे। कैसे पहचानते हो? सुनकर भी वस्तुओं को पहचानते हैं। देखकर, सुनकर, टच करके, जीभ से स्वाद चखकर। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास। आंख, कान, कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। केवल आंख से ही हम वस्तुओं को नहीं पहचानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वस्तुओं को पहचानने के लिए। आंख से देखकर पहचानते हैं, कान से आवाज सुनकर भी हम पहचानते हैं कौन बुला रहा, मम्मी है कि पापा है, भैया है, भाभी है, कौन बुला रही। और नाक से सूंघकर वस्तुओं को पहचानते हैं किसके घर में क्या बन रहा है। जब महक आती है तो पता चल जाता कि हाँ अच्छे अच्छे पकवान ही बन रहे हैं। जीभ से आंख बंद हो, कान भी बंद हो, नाक भी बंद हो, तो भी चखकर पहचान जाओगे कि क्या खा रहे हो, कौन सी वस्तु है। और त्वचा मतलब टच करके भी वस्तुओं को हम लोग पहचानते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं वस्तुओं को पहचानने के लिए। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, बात कर रहे थे क्रियाविधि की। सबसे पहले पलक के बाद कार्निया होती। कार्निया से होकर ही प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? कार्निया से। जब कार्निया से प्रवेश करता है, यहां होता है लेंस, बीच में होता है लेंस, प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है। इसके आगे आइरिस और पुतली, बीच में पुतली, आइरिस और पुतली। जब कार्निया से होकर प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो पहले पड़ता है पुतली पे। कार्निया के बाद पुतली से होकर प्रकाश अंदर जाता है। पहले कहां पर पड़ता है प्रकाश? पुतली पर। और आपको बताएं पुतली का काम क्या होता है? पुतली की विशेषता है यहाँ अंधेरे में बड़ी हो जाती है और उजाले में छोटी हो जाती है। पिछली क्लास में हमने बताया था। इसका काम कौन करता है? इसका काम आइरिस करता है। आइरिस करता है पुतली को छोटा अथवा बड़ा। आइरिस, यह है आइरिस, ये बीच में है पुतली। बताते डिटेल में पिछले क्लास में।
आइरिस पुतली को छोटा अथवा बड़ा करती है, जिससे प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही आंखों में प्रवेश कर सके। तो जब प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है तो पहले पड़ता पुतली पर, जहां पुतली का काम होता है प्रकाश को सीमित करना, कम या ज्यादा करना। अगर अंधेरा रहेगा तो प्रकाश ज्यादा जाएगा अंदर आंख में, और उजाला रहेगा तो प्रकाश कम जाएगा। तो ये जो आइरिस लगी होती है पुतली को इस प्रकार छोटा अथवा बड़ा करती है, जिससे एक निश्चित प्रकाश ही आंखों में प्रवेश कर सके। अब इसके बाद जब यहां से प्रकाश आगे बढ़ता है तो किस पे पड़ता है? लेंस पे। पुतली से प्रकाश आगे बढ़ता है तो किस पे पड़ता है? लेंस पर। अब लेंस का क्या काम होता है? प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकस करना। लेंस का काम होता है प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकस करना, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां सबसे पहले कॉर्निया से प्रवेश किया, उसके बाद पुतली से। कॉर्निया के बाद किसमें पड़ता है? पुतली पर। पुतली होती छोटी अथवा बड़ी, कौन करता है इसको? अभी इसी को कई बार बता रहे हैं। आइरिस लगी होती है, आइरिस पुतली को छोटा अथवा बड़ा करती है, जिससे निश्चित मात्रा ही आंखों में प्रवेश कर सके। इसके आगे प्रकाश पड़ता है लेंस पर, उसके बाद लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर, रेटिना के पीत बिंदु पर या रेटिना पर बनता है प्रकाश का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कैसे होता है? जो प्रतिबिंब बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। प्रतिबिंब होता है उल्टा, प्रतिबिंब बनता है उल्टा वस्तु से छोटा, उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि लेंस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से एक कंडीशन छोड़कर केवल एक कंडीशन में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी कंडीशन में वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेंस वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, वह वास्तविक होता है। केवल एक कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल एक कंडीशन में, आगे बताया जाएगा। तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। अब देखिए, एक चीज नोट करने वाली बात है, नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता मतलब जब किसी वस्तु को दूर से हम देखते हैं, दूर से प्रकाश आता है, दूर से प्रकाश आता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। दूर से प्रकाश आया, मान लो दूर देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरणें आई, इसका प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना पर। लेकिन वस्तु को नजदीक अगर रख दिया जाए तो भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वस्तु चाहे दूर हो अथवा पास, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनता है? केवल एक बिंदु पर बनता है, रेटिना पर। जबकि हम लोग लेंस में पढ़ चुके हैं कि वस्तु जितने नजदीक आती जाती है प्रतिबिंब उतने दूर होता चला जाता है। वस्तु को नजदीक लाते जाते हैं तो प्रतिबिंब उतने दूर होता चला जाता है। लेकिन मानव नेत्र में ऐसा नहीं होता, वस्तु दूर हो या पास, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर ही बनता है। नेत्र की इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? जो नेत्र की क्षमता होती है, दूर वस्तु या पास हो, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। नेत्र की इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्यों बनता है रेटिना पर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर नीचे एक पेशी लगी होती है। इस पेशी का नाम सिलेरी पेशियां, नाम इसका नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है सिलियरी पेशियां। लेंस के ऊपर नीचे, लेंस के ऊपर नीचे क्या, कौन सी पेशी पाई जाती है? सिलेरी पेशियां पाई जाती हैं। सिलेरी पेशियों का काम होता है लेंस की वक्रता को कम अथवा ज्यादा करना। जब ये लेंस को खींच लेती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेती है, तो लेंस हो जाता है चपटा, थोड़ा सा लेंस की वक्रता कम हो जाती है। वक्रता कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब पेशियां, सिलेरी पेशियां दबाव डालती हैं लेंस पर, अंदर की तरफ जब दबाव डालती हैं तो लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी घट जाती है। तो लेंस की वक्रता या लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा ज्यादा करने में सहायता कौन करता है? सिलेरी पेशियां।
नोट कर लीजिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पेशियां होती है? सिलेरी पेशियां। इनका काम होता है लेंस की वक्रता को घटाना अथवा बढ़ाना, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है हमेशा, और वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार सेट होता है कि हमेशा प्रतिबिंब कहां बने? रेटिना पर बने। लेंस की इसी क्षमता को, नेत्र की इसी क्षमता बोलते हैं का समंजन क्षमता, और काम होता है किसका? सिलेरी पेशियों का। अब दूसरी बात, एक निश्चित दूरी ही हमें दिखाई देगी। जैसे हम किसी वस्तु को पढ़ें, मान लो यहां से पढ़ने दिखाई दे रहा है, उसको पास लाते जाओ, बुक को पढ़ो, आंख के समीप लेकर चले आओ, एकदम आंख के पास ले आओ, कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो एक निश्चित दूरी से हम लोग देख पाते हैं। एक निश्चित दूरी से एकदम पास अगर वस्तु रख लेंगे, आंख के एकदम पास रख लेंगे, तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। प्रयोग करके देख सकते हो कि एक बुक लो, अपने आंख में ऐसे सटा लीजिए, उसके बाद पढ़िए, देखिए दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो जो निश्चित दूरी होती है वास्तव में 16 सेंटीमीटर होती है। वास्तव में कितना होती है? कम से कम जो हमें दिखाई देता है, कम से कम वाली दूरी वास्तव में 16 सेंटीमीटर, कम से कम 16 सेंटीमीटर हम लोग देख पाएंगे। इससे और पास वस्तु रख लेंगे तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे किताब के अनुसार ये दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, यही लगाइएगा, कंफ्यूजन ना रहिएगा। ये होता हमारा निकट बिंदु। क्या कहलाता है? निकट बिंदु। इसको बोलते हैं निकट बिंदु। जिस निकटतम बिंदु तक हमें स्पष्ट दिखाई देता है उसे निकट बिंदु कहा जाता है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसी को बोला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मान कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वास्तव में अगर बात करें कितना होता है? 16 सेंटीमीटर। लेकिन बुक के अनुसार या कहीं आएगा पेपर में तो क्या टिक करोगे? मार्क करोगे 25 को। तो कम से कम वह दूरी जो स्पष्ट दिखाई दे क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम हमें कहां तक दिखाई देता है? अगर हम दूर देखते हैं, अधिकतम कितना दूर दिखाई देता है? बहुत दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक। ये दूरी हम अनंत कह सकते हैं। अधिकतम दूरी अनंत होती है। कितना हमें दिखाई देता? अनंत, इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट। अरे ऊपर चांद देखो, चांद दिखाई देगा, या सूरज देखो, तारे देखो, कितने दूरी तक दिखाई देते हैं? बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो अधिकतम दूरी हमें अनंत दिखाई देती है। ये हमारा दूर बिंदु होता है। कौन बिंदु होता है? ये दूर बिंदु। तो हमारा निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। हमारा निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु होता है अनंत तक। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्ट विस्तार। यही हमारा दृष्ट विस्तार है। यही क्या है? हमारा दृष्ट विस्तार है। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्ट विस्तार। तो हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और दूर वाली दूरी मैक्सिमम दूरी होती है अनंत तक। और एक बात और नोट कर लेना, हमें 3 मूल रंग ही हमारी आंखें देख पाती हैं। अगर मेन रंग की बात करें, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, यही 3 ही प्रमुख रंग हैं जो हमारी आंखें देख पाती है। अब इन्हीं से मिलकर करोड़ों रंग बन जाते हैं, अतः हम जो है करोड़ों रंग को पहचानते हैं। यही हमारे प्राथमिक कलर है जो हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसको मिटा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं एक स्टेप और आगे, देखते हैं दृष्टि दोष। देखो, दृष्टि दोष
और हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। जानवरों की आंखें, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली की आंखें रात में चमकती, देखो उस पर टार्च जलाओ तो चमकती हैं। क्यों चमकती हैं? देखिए, हमारे आंखों के पास क्षमता होती है कि हमारी पुतली जो होती है छोटी अथवा बड़ी हो जाती है, जिससे सीमित प्रकाश ही आंखों में प्रवेश कर सके। लेकिन उनके पास एक अलग सी क्षमता होती है। इन जानवरों की आंखों में टैपिटम नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या नाम है इसका? टैपिटम नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जो स्रावित होता रहता है आंखों में, और जब अचानक से प्रकाश पड़ता है, रात में इनकी आंखों पर ज्यादा प्रकाश पड़ता है, तो यही तरल पदार्थ आंखों में स्रावित रहता है, और ये जो है ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो वापस मोड़ देता है। ये ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, और यही रिफ्लेक्ट प्रकाश हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टैपिटम नामक पदार्थ पाया जाता है। और आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है, छोटी जानकारी है, आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है 1 सेकंड के 10वें भाग तक रहता है। आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंखों पर कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, वो तुरंत ओझल नहीं हो जाता कि बना तुरंत ओझल हो गया। कब तक रहता है? 1 सेकंड के 10वें भाग तक। 1 सेकंड के 10वें भाग तक रहता है प्रतिबिंब, उसके बाद ओझल हो जाता है। अब देखिए, यहीं से जो लोग पूछते हैं कि विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। जो बल्ब होता है, बताया जाता है कि 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। कि विद्युत धारा, अब देखो अल्टरनेट करंट है, विद्युत धारा अल्टरनेट करंट है। एक बार पॉजिटिव होती है, शून्य हो जाती है, निगेटिव होती है, शून्य हो जाती है, पॉजिटिव होती है। मतलब इसकी आवृत्ति कितना होती है? इसकी आवृत्ति 50 होती है कि 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होती है और 50 बार निगेटिव। जब निगेटिव होती है तो बल्ब बुझ जाता है। पॉजिटिव हुई, बल्ब जल गया, निगेटिव भी बुझ गया, फिर जल गया, फिर बुझ गया। 1 सेकंड में ये कितनी बार जलता है? 50 बार जलता है और 50 बार बुझ जाता है। जबकि वस्तुएं हमें लगातार दिखाई देती, मतलब बल्ब हमें जलता बुझता नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्रतिबिंब जब बनता है 1 सेकंड के कई भाग तक रहता है? 10वें भाग, सॉरी 1 सेकंड के 30वें भाग तक रहता है। आंखों पर बना प्रतिबिंब 1 सेकंड के कितने भाग तक रहता है? 30वें भाग तक रहता है। 1 सेकंड का, अगर 1 सेकंड को 100 मिनट सेकंड में तोड़ा जाए, 1 सेकंड 30वें भाग तक रहता है। अगर 1 सेकंड में 4 बार ही कोई प्रतिबिंब बन जाए, 1 सेकंड में 4 बार ही कोई प्रतिबिंब बन जाए, तो हमें प्रतिबिंब ओझल नहीं दिखाई देगा। जबकि विद्युत बल्ब तो 50 बार जलता है 1 सेकंड में, तो हमें चारों तरफ की वस्तुएं 1 सेकंड में कई बार दिखाई देती हैं? 50 बार दिखाई देती हैं। चारों तरफ की जिन वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारी आंखों बना, 1 सेकंड में 50 बार प्रतिबिंब बनता है। अगर 1 सेकंड में 4 बार ही प्रतिबिंब बन जाए तो भी हमें वो वस्तु ओझल नहीं दिखेगी। तो विद्युत बल्ब 1 सेकंड में 50 बार प्रतिबिंब बनाता, मतलब 50 बार जलता, तो वस्तुओं का 50 बार प्रतिबिंब बनता। अतः हमें वस्तुएं कंटिन्यू दिखाई देती हैं और हमें नहीं पता चलता कि बल्ब जल रहा है या बुझ रहा है। ये चीजें हमें पता नहीं चलती। तो देखिए, दृष्टि दोष के बारे में अगर बात करें, मिटा दे इसको। तो प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे बात करते हैं फिर दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष, जब नेत्र की समंजन क्षमता खराब हो जाती है, कोई भी कमी हो जाए, अभी आगे कमी उसको भी डिटेल में बताते हैं आपको। जब आंखों में कमी आ जाए या आंखों की समंजन क्षमता खराब हो जाए, तो हमें वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखती हैं, क्लियर नहीं दिखती हैं। आंखों की इसी समस्या को, इसी परेशानी को हम लोग नाम देते हैं क्या? दृष्टि दोष। आंखों की यही समस्या दृष्टि दोष कहलाती है। जो पेपर पूछा जाता है, दृष्टि दोष तो कई होते हैं, मेनली 2-3 पेपर में पूछा जाता है, जैसे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर और निकट
निकट तो बहुत बार पूछे गए हैं। ओडानता, आबिंदुकता, और भी बहुत सारी समस्या होती है जैसे मोतियाबिंद वगैरह। तो जितनी भी समस्या होती है आंखों में जिसके कारण होते हैं हमें स्पष्ट न दिखे, इसी समस्या इसी परेशानी को नाम दिया गया क्या, दृष्टि दोष। तो देखिए इसका इंग्लिश नाम भी दोनों का कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इन दोनों का इंग्लिश नाम जरूर जानते रहना, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, कई बार हाइपरमेट्रोपिया पूछ लिया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया तो पता चले नाम से ही वाकिफ न रहो। दूसरा निकट निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, तो अधिकतर पूछा जाता है, मायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, किसे कहते हैं निकट और दूर, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो एक चीज गांठ बांध दो, एक समझ लीजिए एक सूत्र है, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष। अगर हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं, अगर हमें दूर की चीजें दिखाई देती है स्पष्ट, और निकट की नहीं दिखाई देती, निकट की नहीं दिखाई देती, कौन सा दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में इस बात को लेकर। तो आज से एक सूत्र ही याद कर लेना, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष। अगर दूर दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। और इसका विपरीत, अगर निकट स्पष्ट दिखाई दे रहा, निकट की चीजें 25 सेंटीमीटर तक की चीजें, निकट की चीजें दिखाई दे रही हैं, निकट की चीजें दिखाई दे रही हैं अगर, और दूर की नहीं दिखाई दे रही, दूर की स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की दिखाई दे रही दूर की नहीं तो निकट दृष्टि दोष, और अगर दूर की चीजें दिखाई दे रही और निकट की नहीं दिखाई दे रही हैं तो हमें कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। देखिए तो किसी की चर्चा कर लेते हैं, पहले निकट की या दूर की। पहले दूर दृष्टि दोष ही देख लो क्यों होता है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर की चीजें दिखाई देती जबकि निकट की नहीं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए मिटा दे। देखिए बात कर रहे थे दूर दृष्टि दोष की, बात कर रहे थे दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जो दिखाई दे वही दृष्टि दोष, दूर की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं परंतु नजदीक की नहीं दिखती है। नजदीक की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ऐसा होता क्यों है, कारण जान लो। जो हमारा नेत्र है ऐसे होता है, यहां है लेंस, यहां है लेंस, ये रेटिना, रेटिना है, ये लेंस है। अब देखिए दूर की चीजें तो दिख रही हैं, जब अनंत से प्रकाश किरणें दूर से आती हैं, जब दूर से आती हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जा रहा है, इसका प्रतिबिंब कहां बन जा रहा है, रेटिना पर। इसलिए दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन निकट की चीजें नहीं दिख रही हैं। अगर वस्तु निकट रखी हो, 25 से ज्यादा 25 पर रखी हो, यहां से जब प्रकाश की किरणें चलती तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, ये प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना से दूर। अरे दूर दृष्टि दोष इसीलिए तो नाम दिया गया है, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना से
दूर बनता है, रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे बनने लगता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, प्रतिबिंब दूर क्यों चला गया? दो कारण इसके। क्या कारण है? दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये धीरे धीरे जब उम्र ढल जाती है, बुढ़ापे का समय आता है, तो ये जो रेटिना की पेशियां हैं ये शिथिल हो जाती, ढीला होकर, मान लीजिए पहले ऐसे थी, पहले यहीं पर थी, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता था। अब जो है धीरे धीरे ये मांसपेशियां सिकुड़ गई, थोड़ा सा ये मांसपेशियां आगे चली आई, प्रतिबिंब तो वहीं बनेगा जहां बन रहा था, मांसपेशियां आगे। तो नेत्र से रेटिना की, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी का कम हो जाना, रेटिना की दूरी कम हो गई। अपने आप उम्र ढलने के साथ साथ नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी, पहले यहां से रेटिना थी, अब रेटिना की दूरी घट गई। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी का कम हो जाना, रेटिना की दूरी का कम हो जाना। दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा यह हो सकता है कि देखो, मान लीजिए रेटिना की दूरी वही है जहां थी, प्रतिबिंब रेटिना की बन रहा है। दूसरा कारण हो सकता है जो सिलरी पेशियां होती है, सिलरी पेशियों में कमी आ जाती है, धीरे धीरे उम्र ढल जाती है, सिलरी पेशियों में कमी आ जाती है, लेंस की वक्रता को बढ़ा अथवा घटा नहीं पाती है। या तो इसकी वक्रता, लेंस की वक्रता अगर कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी, लेंस खिंच गया हो और वैसे रह गया हो, लेंस जब खिंच जाएगा, वक्रता कम हो जाएगी लेंस की, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी यहां आ गई तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। दोनों कारण में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, या तो रेटिना की दूरी का कम हो जाना अथवा लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। इन दोनों कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। कौन सी वस्तु का? जो वस्तु नजदीक रखी जाती है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है और वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब देखिए, इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टिदोष, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए एक चश्मा लगाते हैं आंखों में, और उसमें कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। जब यहां उत्तल लेंस लगा देते हैं, एक चश्मा ही लगा लिए, एक चश्मा ही लगा दिए। अब देखिए फिगर देखिए, अगर एक चश्मा, एक और लेंस लगा दिया जाए चश्मे में, उत्तल लेंस। अब जब यहां से प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी लेंस पर, तो उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना, मतलब ऐसे मोड़ देता है, एक बिंदु पर फोकस करने का प्रयास करता है, किरणों को बटोरता, अभिसरित करता। अभिसारी होता उत्तल लेंस, अभिसारी। अवतल लेंस क्या होता? अपसारी होता, किरणों को फैला देता। उत्तल लेंस जो होता किरणों को बटोरने का प्रयास करता। ये किरण देखो ऊपर जा रही थी अब तक, लेकिन लेंस से अपवर्तित होकर सीधी हो गई। ये नीचे की तरफ जा रही थी, अगर सीधे जाते ऐसे नीचे निकल जाती, लेकिन अब लेंस से अपवर्तित होकर ये क्या हो गई? सीधी हो गई। अब सीधी किरणें नेत्र लेंस में पड़ती हैं और इसका प्रतिबिंब बनने लगता है रेटिना पर। सीधी किरणें नेत्र लेंस में पड़ती हैं। अब हमारी आंखों को यह लगता है कि ये किरणें अनंत से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं। ये किरणें कहां से लगता है? दूर से आ रही हैं, और दूर की चीजें तो हमें दिखाई दे रही थी। अब जो चीज नजदीक थी, ये चीज भी हमें लग रहा है कि ये दूर है, दूर से किरणें आ रही हैं और प्रतिबिंब कहां बनने लगता है? रेटिना पर, और जो है हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर कारण जानते रहो, दो कारण हो सकते हैं, रेटिना की दूरी का कम हो जाना अथवा लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। दोनों कंडीशन में नोट करने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? रेटिना के पीछे, और वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके निवारण के लिए, इस दृष्टिदोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आया समझ में? अगले पर बढ़े। देखिए निकट दृष्टिदोष पर चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं निकट दृष्टिदोष की। निकट दृष्टिदोष,
का दूसरा नाम है मायोपिया। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मायोपिया। बताएगा पहले ही निकट की चीजें जो दिखाई देती तो निकट की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कारण, क्या कारण हो सकता है? सीधा दूर दृष्टि जो पढ़े उसका उल्टा कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये रेटिना है, यहां देखिए लेंस है। इसमें निकट की चीजें दिखाई देती है। निकट से अगर प्रकाश वस्तु से प्रकाश आता है तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। निकट की दिखाई देती लेकिन दूर से अगर प्रकाश आ रहा है, दूर से अनंत से प्रकाश आ रहा है, दूर से प्रकाश आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पहले ही बन जाता है। कई बार ये चीज पूछी जाती है कि निकट देशदोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पीछे, उसमें रेटिना के पहले या रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगता है और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण स्पष्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना हो सकता है। सिलियरी पेशियां खराब होने के साथ साथ धीरे धीरे नेत्र की वक्रता बढ़ गई हो। लेंस की वक्रता जब बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस ज्यादा वक्रीय हो, जितना ज्यादा वक्रीय होगा फोकस दूरी उतना कम हो जाएगी। लेंस की वक्रता बढ़ गई है धीरे धीरे, एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ लेंस की वक्रता बढ़ गई, फोकस दूरी कम हो गई। पहले फोकस दूरी यहाँ थी, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था, फोकस दूरी कम हो गई, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा? रेटिना के पहले, और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। तो पहला हो गया लेंस की वक्रता का कम हो जाना, लेंस की वक्रता का कम हो जाना, वक्रता का कम हो जाना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी को बढ़ जाना। पहले मान लीजिए रेटिना यहां से था, यहां से रेटिना था, सपोज कर लीजिए पहले रेटिना यहां तक था, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन मांसपेशियां ढीली हो गई। ढीली होने के साथ साथ रेटिना की दूरी अपने आप क्या हो गई? रेटिना की दूरी लेंस के फोकस दूरी से ज्यादा हो गई। रेटिना की दूरी बढ़ गई तो भी क्या होता है? रेटिना की दूरी का बढ़ जाना, लेंस से रेटिना की दूरी का बढ़ जाना। लेंस से रेटिना की दूरी का बढ़ जाना। इन दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पहले बनने लगता है और वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। फिर क्या करते हैं? आप डॉक्टर चेक कराते हैं तो यहाँ डॉक्टर कौन सा चश्मा देता है? इसके निवारण के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस देता है? अवतल लेंस। देखिए, एक चश्मा पहना दिया अवतल लेंस लगाकर, एक चश्मा पहना दिया कौन सा लेंस लगाकर? अवतल लेंस लगाकर। अब देखिए, जब अवतल लेंस लगा दिया, निकट से जो निकट की चीजें दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती। अब जब दूर की किरणें आ रही थी, दूर से ऐसे समानांतर किरणें आ रही थी, एक मिनट, दूर से किरणें आ रही थी ऐसे, देखिए अवतल लेंस होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। ये अपसरित कर देगा। थोड़ा सा लेंस बढ़ा दिया जाए, ये किरणों को ऐसे कर देता है, फैला देता है। ये देखिए ऐसे कर दिया, देखिए समझिएगा थोड़ा सा प्रतिबिंब को, ये किरणों को अपसारी कर दिया। अब ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लगता है वस्तु यहां है। जो दूर का वस्तु था, इसका अवतल लेंस और प्रतिबिंब कहां बन गया? नजदीक बन गया। अब यहां से जो किरणें चल रही हैं, आंखों को लगेगा ये वस्तु पास रखी, जो दूर थी वो वस्तु अब यहां दिखाई देगी। यहां से चलने वाली किरणें नजदीक की चीजें तो हमें पहले दिखाई देती थी, यहाँ जब किरणें चलेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर और वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं।
तो इसमें सीधा सीधा ही जानो, इसमें प्रतिबिंब का क्या कहां बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट में रेटिना के पहले, दूर में रेटिना के बाद। दो कारण, लेंस की वक्रता का कम हो जाना अथवा रेटिना की फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हो सब लोग। दूर दृष्टि दोष, निकट तो बताए जो दिखाई दे दृष्टि दोष, दूर दिखाई दे दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई दे स्पष्ट तो निकट। इसके निवारण के लिए अवतल, इसके निवारण के लिए उत्तल। नाम देख लेना, ये छोटा नाम है, ये बड़ा नाम है, इन दोनों का नाम देख लेना। ये 3.5 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है। जो बड़ा है बड़ा के सामने मैच करा दो, दूर के सामने उत्तल। दूर के लिए कौन सा लेंस, उत्तल। निकट के लिए, निकट बड़ा अक्षर ज्यादा अक्षर का नाम था, इसके लिए अवतल लेंस। जैसे भी हो याद कर लेना माइंड में। तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद केवल 2 लाइन और जान लो ओढ़ान्यता के बारे में। ओढ़ान्यता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। ओढ़ान्यता में क्या होता है, हम बताए थे, हमारे नेत्र के रेटिना पर शंकु और सल्काएं पाई जाती हैं। बताया 60 लाख शंकु पाए जाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख सल्काएं पाई जाती हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। सल्काओं से प्रकाश की तीव्रता का नॉलेज होता है, कौन सी वस्तु कितना स्पष्ट, कितना चटक, कितना अच्छी दिखाई दे रही। सल्काओं के कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और शंकु से रंगों का आभास होता है। शंकु 3 रंग के पाए जाते हैं मेनली, बताए थे अभी, लाल, हरा और नीला। ये 3 शंकु पाए जाते हैं। शंकु और सल्काएं जो शंकु पाए जाते हैं, लाल, हरा और नीला। इन तीनों शंकुओं कॉम्बिनेशन एक निश्चित होता है। अगर इसी में से कोई भी किसी भी रंग का शंकु कम हो गया, हरा का या लाल का किसी भी रंग का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, शंकुओं की संख्या कम हो जाती है, तो हमें रंगों का अंतर स्पष्ट पता नहीं चलता है। और मेन लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हम लोग। लाल वस्तु लाल है कि हरी है, लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो शंकु ही नहीं है, उनकी स्थलों की संख्या कम हो गई है। तो कैसे पहचानेंगे रंगों को, जब अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। इसी बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ओढ़ान्यता। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये जन्मजात, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग बढ़ते जाते हैं, आगे होते जाते हैं, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें कलर का रंग हम लोग स्पष्ट पता नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा लोको पायलट मतलब रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। नहीं तो पता चले ट्रेन रोकने के लिए लाल झंडी दिखा रहे हैं कि रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, और बच्चा और तेज बढ़ा के आगे वालों को सैंडविच बना दिया, चटनी बना दी। और अगर हरी दिखा रहे जाओ तो उसको पता चले लाल, हरा लाल दिखेगा, रोक देगा ट्रेन को। तो वहां लाल हरा का ज्यादा काम है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस रेलवे में तो बहुत बारीकी से देखा जाता है। और एक लास्ट बता दें, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता जैसे पड़ी लाइन और खड़ी लाइन अगर खींच लो, पड़ी लाइन और खड़ी लाइन एक साथ, जैसे टेबल वाली कॉपी आती थी पहाड़े वाली, ऐसे लाइन खींची रहती थी, तो एक साथ ऐसे लाइन अगर देखोगे, या तो जब ये लाइन स्पष्ट दिखेगी, खड़ी लाइन स्पष्ट दिखेगी, तो समय पड़ी लाइन आपको नहीं दिखेगी, और जब पड़ी लाइन दिखने लगती है स्पष्ट, तो खड़ी लाइन स्पष्ट नहीं दिखेगी। या तो एक ही लाइन स्पष्ट दिखेगी, जो ध्यान से देखोगे तो खड़ी लाइन स्पष्ट दिखने लगी थी, ये ओझल हो गई, जब ये दिखने लगी थी वो खड़ी लाइन ओझल हो गई, पड़ी स्पष्ट दिखने लगी। इस रोग को बोलते हैं अबिंदुकता। ये क्यों होता है, ये हमारा नेत्र लेंस बेलनाकार हो जाता है, या कह सकते हो ये कार्निया और नेत्र लेंस का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। कार्निया भी थोड़ा चपटी हो जाती है, मतलब गोल नहीं रह जाती, या नेत्र लेंस कह सकते हो बेलनाकार हो जाता है। तो जब कार्निया का ही आकार बिगड़ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, अबिंदुकता। तो इसके निवारण के लिए चश्मे में जो लेंस का प्रयोग करते हैं उसकी वक्रता ज्यादा करके, वक्रता बढ़ा के, इसका निवारण कभी पूछा ही नहीं जाएगा अबिंदुकता का। और एक छूट रहा है छोटा सा, जरा दृष्टि दोष।
आप जानते हो जरा के बारे में, जरा दृष्टि दोष जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, जब निकट और दूर, निकट और दूर, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों हो, ना तो दूर की वस्तु दिखे ना तो निकट की, दोनों ना दिखे, तो उसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए दोनों लेंस का, दोनों दृष्टि दोष, दोनों का अवतल उत्तल दोनों पर प्रयोग किया जाता है, अवतल का भी और उत्तल का भी प्रयोग किया जाता है। तो लगभग सभी क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, धूप के चश्मे में कौन, धूप के चश्मे, धूप के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? धूप का चश्मा होता है, इसकी इसमें पड़े लेंस की क्षमता कितनी होती है? कौन सा लेंस लगाया जाता है? क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर इसकी क्षमता होती है। धूप का चश्मा जो होता है ये केवल धूप से बचने के लिए लगाया जाता है ना, कि उत्तल अवतल से कोई बात नहीं होती। इसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे में 0 डायोप्टर क्षमता का लेंस लगाया जाता है। तो इसका लगभग सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो भी बचेगा आगे हम क्वेश्चन लाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसको हल कराते हैं। जो भी आपको समस्या होगी, परेशानी होगी, आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।